बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। IS 8 में आज हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्ट शोइंग द मूवमेंट्स इन retained earnings as would appear in the statement of changes in equity for the year ending 31st December 2015 including comparative figures एक्सट्रैक्ट शोइंग द मूवमेंट इन रिटेन्ड अर्निंग्स। अब यहाँ पर देखें क्या क्या इश्यूज हैं इस क्वेश्चन में। Mohani Manufacturing Limited is engaged in manufacturing of spare parts for motor car assemblers. The audited financial statement for the year ended 31st December 2014 disclosed that the profit and retained earnings were rupees 21 million and 89 million respectively. कंपैरेटिव ईयर का प्रॉफिट हमें मिला 21 और कंपैरेटिव ईयर्स में 21 का प्रॉफिट अकाउंट फॉर करने के बाद जो उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स की वैल्यूज हैं हमारे पास वो हैं 89 मिलियंस की। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर शो अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15 million. However, following adjustments are required to be made. अब यहां पर उसने बात की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो 2015 के लिए ये उसने बात किया कि 2015 का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास 15 मिलियन है। The management of the company has decided to change the method for valuations of raw materials from FIFO to weighted average। तो ये क्या है हमारे पास, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये हमारे पास आ गया है। तो इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव जाना है। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच मेथड इज एज फॉलोज। अब अगर यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास आया सबसे पहले फाइफो मेथड था, अब हमने जाना है वेटेड एवरेज मेथड पर, और उसने 2013 से 15 तक के इम्पैक्ट हमें बता दिए। मतलब 2013 की जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी वो थी 37, 2014 के लिए थी 42.3 एंड 15 के लिए थी 58.4 जो हम लोग अकाउंट फॉर कर चुके हैं अंडर फाइफो मेथड। जबकि उसने कहा कि आपने फाइफो मेथड से नहीं चलना, आपने इसको लेके चलना है अंडर वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज के मुताबिक हमारे पास इन्वेंट्रीज की वैल्यूज कुछ इस तरह से आएंगी। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें इन वेटेड एवरेज से इन्वेंट्रीज की वैल्यूज को देखें तो मैंने रिकॉर्ड किया 2013 में इन्वेंट्री को 37, जबकि रिकॉर्ड करना था 35.5 से। तो ऐसा लग रहा है जैसे 1.5 का ओवर स्टेट है इन्वेंट्री में, 1.5 का इन्वेंट्री में ओवर स्टेट। इसी तरह से अगर 2014 में देखें तो 42.3 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि करना था 44.5 पर। तो अंडर स्टेट किया हम लोगों ने इन्वेंट्री को बाय रुपीज 2.2। अच्छा, ये 1.5 का ओवर स्टेट है तो इन्वेंट्री में से लेस हो जाएगा, और 2.2 अंडर स्टेट है तो इन्वेंट्री में ऐड होगा और 44.5 बना देगा। इसी तरह से 2015 में 58.4 इन्वेंट्री की वैल्यू हमने रिकॉर्ड की हुई है, जबकि बनती है 54.4, ओवर स्टेट किया हुआ है। इन्वेंट्री को हम लोग कम करेंगे बाय 4 से इन्वेंट्री की वैल्यू को हम लोग डिक्रीज कर देंगे। बात क्लियर? अच्छा, अब देखें नेक्स्ट इशू क्या है। कहते हैं 2014 द कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर रुपीज 100 मिलियन इन 2014, मतलब कंपैरेटिव ईयर्स में 100 मिलियन का प्लांट परचेज किया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट वाज रिकॉर्डेड एट रुपीज 25 मिलियन इंस्टेड ऑफ रुपीज, अब उसकी जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस था वो 10 मिलियन था, जबकि हम लोगों ने रिकॉर्ड किया उसको 25। इट मींस दैट कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ओवर स्टेट कर दिया बाय 15 से, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कम कर देंगे बाय 15। फिर हमारे पास द एरर वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015
14 the error is considered to be material। तो अब जाकर इस एरर को ठीक करेंगे, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ठीक कर दिया तो एसिड की वैल्यू भी हम लोगों ने कम कर दी होगी, एसिड अंडरस्टेट हो चुका होगा, तो एसिड में भी 15 जाकर हम लोग ऐड करेंगे। अब देखें सबसे पहला इंपैक्ट कि इन दोनों इश्यूज में से सबसे पहले किसको ठीक करना चाहिए। अच्छा, एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले को पहले ठीक करते हैं या दूसरे को करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज आपको इजी लग रही हो आपने उसको जाके ठीक कर लेना है। अब अगर इसके सेकंड पॉइंट को हम लोग देखें तो हमारे पास एक तो आ जाएगा इसके प्रॉफिट्स के ऊपर इफेक्ट, और ये बात उसने बताई थी इन 2014, मतलब 15 बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 2014 की उसने बात की। तो 2014 का प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा था, 21, और उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 25 से रिकॉर्ड है। अब अगर हम लोग इसको ठीक करना चाहें तो इसमें जाकर हम लोगों ने 15 ऐड कर देना है। ऑलराइट, तो प्रॉफिट की वैल्यू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम। साथ में अगर हम लोग बात करें इसमें बैलेंस शीट की, वैसे उसने बात की नहीं थी हमारे पास, तो इसलिए हमें एसिड्स की वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है। उसने एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमसे नहीं मांगा हुआ था, तो हमें ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसने हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यूज बताई भी नहीं है, तो आपको एसिड की वैल्यू ठीक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर इफेक्ट देखो। तो हमने अपनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 15 से ज्यादा चार्ज कर दिया था, तो ये जो 21 का प्रॉफिट है इसमें 15 हम लोग ऐड कर देंगे। बात समझ आ गई। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, तो ये हमारी जो 89 है ना, इसने भी ठीक होना है। 89 इसमें 21 का प्रॉफिट ऐड हो चुका था, तो इसमें भी आपने जाके 15 को ऐड करना है 89 के अंदर। चलिए ये देखते हैं। अब नेक्स्ट देखें, फर्स्ट पॉइंट देखें। फर्स्ट पॉइंट असल में इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज की गई। अब अगर हम लोग बात करें 2013 में, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान, क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप लेस हो रही होती है, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब आप ये देखो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने रिकॉर्ड की थी 37 से, जबकि रिकॉर्ड होनी थी 35.5 से, तो आप लोग अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम करोगे, कितने से, 1.5 से कम करोगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगी, और आपका 2013 का जो प्रॉफिट है वो 1.5 से डिक्रीज हो जाएगा। आपका 2013 का प्रॉफिट क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से डिक्रीज हो जाएगा 1.5 से। ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 2014 में इन्वेंट्री इंक्रीज करनी है, इन्वेंट्री इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट 2.2 से इंक्रीज कर जाएगा, जहां पर प्रॉफिट ने डिक्रीज करना था। नेक्स्ट देखें, 58.4 से 54.4 पर आएंगे, तो इन्वेंट्री में डिक्रीज 4 का, तो प्रॉफिट 4 से डिक्रीज हो जाएगा। आपको मेरी ये बात समझ आ गई। लेकिन हर साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, तो इसका इफेक्ट सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री पर नहीं देखना था, इसका इफेक्ट ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए भी आपने देखना था। अब 2013 का तो कोई मसला है नहीं, क्योंकि इसका ओपनिंग नहीं बताया गया, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे 2013 फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस था। ओके हो गई बात। तो उसमें तो आएगा सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री का इम्पैक्ट जो आपने जाके रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अगर इसी की बात करें ओपनिंग इन्वेंट्री में, तो ओपनिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट्स के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, ओपनिंग इन्वेंट्री हमने रिकॉर्ड की हुई है 37 नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर द ईयर 2014 के लिए,
ये ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। अब हमने रिकॉर्ड की हुई है 37, रिकॉर्ड करनी थी 35.5, मींस दैट ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है बाय 1.5। ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है बाय 1.5। ओपनिंग इन्वेंट्री के ओवर स्टेट होने की वजह से अब जैसे ही हम लोग इसको कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कम और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो आपका 2014 का प्रॉफिट ड्यू टू ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्रीज कर जाएगा। बात क्लियर सब बच्चों को? नेक्स्ट, अब अगर हम लोग देखें 2015 के लिए, तो 2015 के लिए ये ओपनिंग बन गया। ओपनिंग हमने रिकॉर्ड किया 42.3, करना था 44.5। जैसे ही ओपनिंग इन्वेंट्री को इंक्रीज करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो यहां पे प्रॉफिट कम कर दो। ऑलराइट, बता अगर किसी एक इन्वेंट्री के बारे में सोचो तो अगला इंपैक्ट उसका रिवर्सल हो जाएगा जो अगले साल मूव करेगा। 2013 का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन यही जब ओपनिंग बनती है तो 2014 के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगी। फिर 2014 का प्रॉफिट 2.2 से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही अगले साल का ओपनिंग बनेगी तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट, अब इसमें चेंज इन्वेंट्री की वजह से सिर्फ इतना था, उसके अलावा अगर आप लोग देखें तो अब कितना चेंज आ रहा है 1.5। यहां पर कितना चेंज आ रहा है और यहां पर कितना चेंज आ रहा है? क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखें, 1.5 का डिक्रीज 3.7 से इंक्रीज करेंगे तो 2.2 और 6.2 से डिक्रीज करेंगे तो ये क्यूमुलेटिव चेंज आ जाए। ये बात समझ आ गई है? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखें जरा प्रॉफिट्स की वैल्यू की बात करें तो ये जो 21 का प्रॉफिट है ये कौन से ईयर के लिए है? फॉर द ईयर 2014। इस प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा कितने का? प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा कितने का? 3.7। ओके, और ये जो प्रॉफिट था हमारे पास 15 का, इसमें इंक्रीज आएगा, नहीं डिक्रीज आएगा 6.2 का। ओके, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब अगर रिटेन अर्निंग की बात करें 89, तो 89 में इंक्रीज आएगा कितने का? 2.2 का। ये बात नहीं समझ आई? क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारी रिटेन अर्निंग के पास जाएगा। तो ये 2014 की रिटेन अर्निंग्स हैं, तो इन रिटेन अर्निंग्स में 2.2 का ये हमारे पास। अच्छा, फिर अब हम लोगों ने एक और काम कर सकते हैं इसके लिए। 89 में 21 शामिल है ना, आप 89 में से 21 माइनस करते हैं तो 68, तो आपको ओपनिंग मिल गया 68। ये ओपनिंग कब मिला आप लोगों के पास? 1 जनवरी 14 को मिला। तो यही बैलेंस बेसिकली 31 दिसंबर 2013 को नहीं था। आप इस 68 को ठीक करो, आप 89 को ना ठीक करो, आप 68 को, ओपनिंग पे जाना है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, तो हम लोगों ने स्टार्ट तो यहां से लेना है। यहां पर रिटेन अर्निंग्स की जो वैल्यूज हैं वो 68 है। 68 में हमारे पास चेंज आएगा कितने का? 1.5 का। तो ड्यू टू IS8 इसमें 1.5 का चेंज लेकर आ जाओ, तो इसकी रीस्टेटेड वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? 66 पॉइंट। अब ये बात समझ आ गई? अब ओपनिंग ठीक हो चुका है। अब ये जो दूसरे पॉइंट का इशू था ना, वो 2013 में तो था ही नहीं। वो इशू कब आया था? 2014 में। तो इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा बाय 15, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से। तो साल का प्रॉफिट कितना बन गया? 21 प्लस 3.7
प्लस 15 इज इक्वल टू, अब ये ऐड करो तो वैल्यू क्या बन गई 106.2। अब इस साल के प्रॉफिट में से सिर्फ माइनस कर दो 6.2, 8.8, तो क्लोजिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 115। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। चेक करते हैं जरा, 68 माइनस किया 1.5, 66.5 पर पहुंच गए। प्रॉफिट को रीस्टेट किया तो प्रॉफिट की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 39.7, वैल्यू हो गई 106.2। इसमें प्रॉफिट को रीस्टेट किया 8.8 और वैल्यू आ गई 115। सिर्फ इतनी सी वर्किंग थी जो आपने करके दी। अब एनी प्रॉब्लम? अब ये वाली वर्किंग आपको समझ आ जाएगी कि इंक्रीज और डिक्रीज इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो यहाँ पर अक्सर बच्चों ने मिस्टेक ये की थी कि वो सिर्फ क्लोजिंग के इफेक्ट को देख रहे थे, वो ये भूल गए कि इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग भी बन रहा है, तो वो ओपनिंग का इफेक्ट भी लेकर जाना था। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 की रिक्वायरमेंट्स देखें। प्रिपेयर अ करेक्शंस ऑफ एरर नोट। अब इफेक्ट्स वगैरह बतानी है हम लोगों ने। टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। चलें, अब डाटा क्या गिवन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 के लिए। कहते हैं सीपीएल is engaged in the manufacturing of chemicals and paints in April 2016. It was discovered that certain errors had been made in the financial statements for the year ended 30th June 2015. The errors were corrected in 2016. The details are as follows. 2015 की audited financial statements, 2015 after correction of errors and 2016 के लिए ड्रॉप। क्या क्या चीज गिवन है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में? सेल्स टैक्स कमीशन एंड डिस्काउंट्स वगैरह गिवन, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग चार्जेस, अदर ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया हमारे पास। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स शामिल है। कहते हैं द शेयर कैपिटल एंड अनअपोर्शन्ड profit of CPL as on 1st July 2014 was। अब एक तो शेयर कैपिटल की वैल्यू आ गई 10,400 मिलियन एंड साथ में अनअपोर्शन प्रॉफिट मींस रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई कितनी 19,089 मिलियन रिस्पेक्टिवली। फिर उसने आपको इंफॉर्मेशन दी द डिटेल्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड और एज फॉलोज। कैश डिविडेंड इंटरिम है हमारे पास एंड फाइनल है 15 एंड 16। प्रिपेयर अ करेक्शन ऑफ एरर नोट, साथ में प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चलिए, अगर हम लोग पहले बात करें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की, तो इसको बड़ी आसानी से हम लोग देख सकते थे। हमारे पास कौन से ईयर के लिए बनानी है हमने इसको 30 जून 2016। ये वाला ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2015। हमें बैलेंसेस कब के दिए गए, मतलब कंपैरेटिव हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बैलेंसेस एज एट 1 जुलाई 2014। दो चीजें जाकर लिखेंगे हम लोग अपने पास, एक तो शेयर कैपिटल की वैल्यू 10,400 और दूसरा रिटेन अर्निंग्स। और रिटेन अर्निंग्स कितनी आ जाएंगी 19,089। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीजें जाके लिखनी है और टोटल का कॉलम तो फिर अंडरस्टूड है क्योंकि मना नहीं किया गया था। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, फिर देखिएगा जरा, ये जो उसने एरर्स वगैरह पर हम लोग मौजूद हैं 1 जुलाई 2014, जबकि एरर्स कब हो रही हैं
2015 में, तो 14 की ओपनिंग बिल्कुल ठीक ठीक है। 15 की जो ओपनिंग्स है ना, उनमें कोई मसला नहीं है, और 15 से पहले का कोई इवेंट उसने हमें नहीं बताया। ओके, तो मतलब ओपनिंग बैलेंस के ऊपर IAS 8 अप्लाई नहीं होने वाला। डन। अब जैसे ही हम लोग 1 जुलाई 2014 पे पहुंचे, तो ईयर 2014 खत्म हो गया हमारे पास। गॉट इट। और हम आ गए ईयर 2015 में। तो यहां पर देखें, 2015 में फाइनल डिविडेंड की तो रिकॉर्डिंग होगी। 2015 में फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन अगले साल। ऑलराइट। इसी तरह से 2016 के फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्डिंग नहीं, इसका ताल्लुक 2017 से है। 2015 का इंटरिम रिकॉर्ड होगा, लेकिन 2015 में ही होगा, और 2016 का इंटरिम भी 2016 में ही होगा। ऑलराइट, मींस दैट कि 2015 में सिर्फ एक हम लोगों ने डिविडेंड लेकर आना है, और वो है 2015 का इंटरिम कैश डिविडेंड। गॉट इट। अच्छा, जब इंटरिम कैश डिविडेंड है तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? रिटेन अर्निंग डेबिट कर देंगे, और पहले डिविडेंड पेएबल आता है। दो स्टेप्स में एंट्री होती है, डिविडेंड को, रिटेन अर्निंग को डेबिट करके डिविडेंड पेएबल, और फिर जब पे करने लगते हैं तो डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। ओके, 2 स्टेप्स में एंट्री आया करती है। पहले अनाउंसमेंट होती है, डिक्लेरेशन वगैरह उसकी, उसके बाद उसकी पेमेंट होती है। चले, अब देखें हम लोग इसको किस तरह से अकाउंट फॉर करने लगे हैं। यहाँ पर क्या क्या एरर्स या मिस्टेक्स वगैरह आई, उन्हें ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हमें बता दिए, ट्रेड एंड अदर पेएबल, बाकी लाइन आइटम्स बता दिए, और उनमें जो जो एरर्स हुए हैं ना, उन एरर्स के बारे में हमें बताया। अब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एरर्स बताने के ना अंदाज को उसने बिल्कुल बदल दिया। अब वो यहाँ पर देखें, प्रॉफिट फॉर द ईयर उसने बता दिया था 4359, 4359, और ये कब का प्रॉफिट है? 2015, और ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। लेकिन आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर्स प्रॉफिट कितना हो गया है? 37, तो हमें तो 3723 लेकर जाना चाहिए, तो हम लोग 3723 ही लेकर जाएंगे। यहां पर देखें, इंटरिम डिविडेंड हमारे पास आ गया 2015 का 5% के हिसाब से, तो 10400 का 5%, वो हम लोगों ने जाके रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद फॉर द ईयर प्रॉफिट आ गया, और वो रीस्टेटेड प्रॉफिट जाके रिकॉर्ड करेंगे 3723। 2015 हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब 2016 में पहुंचेंगे तो एक तो फाइनल डिविडेंड आएगा एट द रेट ऑफ 10%, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। हमने वो और दोनों ही कैश डिविडेंड थे, तो रिटेन अर्निंग में से डिडक्ट होंगे, और एट द एंड हम लोग जाकर अपने पास इसका प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देंगे, और इसका प्रॉफिट हमें एज इट इज गिवन था। इस प्रॉफिट में कोई मिस्टेक नहीं है, 4089, और ये जाके हमने रिकॉर्ड कर। तो इसमें अगर आप लोग गौर करें ना, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना कोई मसले वाली बात नहीं था, सबसे ज्यादा सिंपल था। मसला कहां पर आ रहा है हमें, कि हम लोगों ने जब ये नोट ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स बताना था, तो इसको देखें, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016, द इफेक्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब वन बाय वन आपने इस चीज को डिस्कस करते जाना था। देखें, सबसे पहले आपने सेल टैक्स कमीशन एंड डिस्काउंट क्या रिकॉर्ड किया हुआ था? 7916, जबकि है कितना? तो मतलब आपने डिक्रीज किया हुआ था, अब इनमें इंक्रीज आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। ऑलराइट, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स में आए, तो आप बता दो कि कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज हो गई। यहां पर बता दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए, एडमिन एक्सपेंसेस में इंक्रीज आ गया, ऑपरेटिंग चार्जेस में डिक्रीज आ गया, अदर
ऑपरेटिंग इनकम में डिक्रीज आ गया एंड एट द एंड नेट डिक्रीज इन प्रॉफिट्स आपको मिल जाएगा। और यही चीज और रिसीवेबल्स के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही कि रिसीवेबल्स में डिक्रीज है 1613 का, पेएबल्स में इंक्रीज है इस अमाउंट का। ये देखिए, increase in sale tax, decrease in cost of sale, increase in selling, admin, decrease in operating income, decrease in other operating charges, decrease in operating income आ गई हमारी पास इधर, decrease in profit for the year। तो जैसे ही आप इस सारे को सॉल्व करोगे तो टोटल प्रॉफिट में डिक्रीज इस अमाउंट का आ रहा है। और अगर आप लोग यहां से कैलकुलेट करो तो भी प्रॉफिट में डिक्रीज सेम अमाउंट के साथ आपके पास आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। और रिसीव, फिर आप लोगों ने रिसीवेबल्स के बारे में बताया कि इनमें इंक्रीज या डिक्रीज है। तो एज सच इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ डाटा बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप में जाके बता दिया था और तमाम इफेक्ट्स आपके सामने थे, आपने कुछ भी नहीं ठीक करना था, ठीक भी उसी ने करके दिया। आप लोगों ने सिंपली उसका इफेक्ट बताना था। और जब जैसी बात की थी उसने डिस्क्लोजर नोट्स की तो उसमें हम लोग यही बात ही बताते हैं कि कितने का इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिला। ओके होगी बात। नेक्स्ट एग्जांपल 13 रिक्वायरमेंट है, prepare the following extract from ZL's financial statement for the year ended 31st December 2020 in accordance with IFRS, correction of error and retained earnings column as would appear in the statement of changes in equity। बताना क्या, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और साथ में इन अकॉर्डेंस करेक्शन ऑफ एरर नोट भी बताना है। अच्छा अब देखें डाटा क्या गिवन है, रिटेन अर्निंग कॉलम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रेड from the draft statements of changes in equity of ZL for the year ending 31st December 2020 is, अब 31st December 2018 से स्टार्ट किया उसने, फिर फाइनल कैश डिविडेंड आपको बता दिया, टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम द प्रॉफिट फॉर द ईयर उसने बताया 2019 का वो हमारे पास आ रहा था 68। हम लोग 2019 का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड किया और 2020 का प्रॉफिट हमारे पास आ गया 82 का और 2020 का क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 486। डन। नेक्स्ट वन इज कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2018 CL 1 जनवरी 2018। अब ऊपर हमारे पास था बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2018। अब 1 January ZL had acquired a building at a cost of rupees 200 million and had rented it out on the same day। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, फॉर द 3 years on 31st December 2020 the tenant vacated the building and ZL decided to transfer its head office to such building। तो इससे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, अब वो उसको जाकर पीपी बनाने लगा है। फिर देखो, द फाइनेंस मैनेजर वाज considering the reporting implication of change in use of building, he came to know that the building has erroneously been reported as property, plant and equipment since inception and was being depreciated on a straight line basis over 20 years, and the fair value of the building has increased by 10 million in each year since acquisition। ZL follows cost model for property, plant and equipment and fair value model for investment property। तो बड़ा अच्छा सा ये क्वेश्चन था। आप लोगों ने ना सबसे पहले कर लेनी थी इसकी वर्किंग। कब ली गई थी ये बिल्डिंग? 1 जनवरी 18। कितने में? इसकी जो कॉस्ट थी हमारे पास वो कितनी आ रही थी? अच्छा आपने इसको पीपी कंसीडर किया तो इसको जरा पीपी के मुताबिक लेके चलते हैं, हमने इम्पैक्ट देखना है। पीपी के मुताबिक अगर हम लोग लेके चले तो लाजिम बात है हमने इसको डेप्रीशिएट कर दिया। डेप्रीशिएट हमने कैसे किया? 200 मिलियन की थी और हम लोगों ने इसको 20 इयर्स के लिए डेप्रीशिएट किया स्ट्रेट लाइन मेथड, और हमारे पास किसी किस्म की रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो 10 का डेप्रीशिएशन एक्सपेंस आ गया। तो 2018 के एंड पर इसकी वैल्यू बन गई हमारे पास
फिर हमने इसको डेप्रिशिएट किया 10 से 2019 के एंड पर इसकी वैल्यू बन गई 180। अच्छा, ये काम हमने कब किया? 1 जनवरी 2018। 18 कंप्लीट, 19 कंप्लीट, 2020 कंप्लीट, क्योंकि 3 साल के लिए रेंट आउट था ना। 31 दिसंबर 2020 CNET vacated the building and ZL decided to transfer। तो भाई 2021 में उसने पीपीई बनना है, तो 2020 के एंड तक वो हमारे पास फेयर वैल्यू के ऊपर आएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर। तो हम लोग बात भी उसी की कर रहे हैं। ओके, अच्छा अब हम लोग 2019 के एंड पर पहुंचे, तो एक साल मजीद इसको डेप्रिशिएट करेंगे, तो ये वैल्यू पहुंच जाती है हमारे पास 2020 के एंड पर 17। ये बात समझ आ गई हो? अब अगर यहाँ पे गौर करें तो 2018, 19, 20 ये डेप्रिशिएट हुई 10-10 से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रिवर्सल, प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं। 3 इयर्स के प्रॉफिट में 10-10 का इंक्रीज आ जाएगा, क्योंकि एसेट्स को डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए था। गॉट इट? अच्छा, फिर देखो इसको हम लोगों ने लेकर कैसे चलना है। 200, अब 200 का हमारे पास 10% के हिसाब से इसने अपनी वैल्यू का इंक्रीज करना है, तो 10% से वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? तो 20 का फेयर वैल्यू गेन है, तो ये फेयर वैल्यू गेन 2018 के प्रॉफिट में इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? फिर 220 का 10% 22 का गेन आएगा और वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी 242, यहां पर 22 आ। गॉट इट? अच्छा, फिर इसमें 24.2 का इंक्रीज आएगा और वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 266.2। यहां पर हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे 24.2, इसके प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को? अच्छा, अब देखें प्रॉफिट्स में टोटल इंक्रीज, 2018 के प्रॉफिट में इंक्रीज यहां पर और यहां पर। अब कैमुलेटिव इंक्रीज देखते हैं, 30, 62, 96.2। गॉट इट? अच्छा, अब देखें जरा कि भाई मैं मौजूद हूं फर्स्ट, ये जो मुझे दी गई थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसमें 351 तो फिर ठीक ना हुआ, तो पहले मैं 351 को ठीक करूंगा। 31 दिसंबर 2018, तो 31 दिसंबर 2018 रिटेन अर्निंग में कितने का इंक्रीज आएगा? 30। तो मैं बैलेंस यही लिखूंगा, इस पर 30 का इंक्रीज लेकर आऊंगा, तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 381। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, उसके बाद भाई अगर कोई डिविडेंड वगैरह है वो एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट गलत है। 68 में हम लोगों ने, अब ये 2019 का प्रॉफिट है, इंक्रीज कितने का करना है? 32 का, तो ये प्रॉफिट की वैल्यू क्या बन जाएगी? 100, तो जाकर ये 100 रिकॉर्ड करेंगे। 15 जैसे गिवन था एज इट इज, साथ में रिस्टेटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग की वैल्यू हो गई 466। अब इसमें आना है फॉर द ईयर प्रॉफिट, पहले था 82, लेकिन इस समय 2020 के प्रॉफिट में इंक्रीज आ रहा है 34.2 का, प्लस 34.2, तो रीस्टेटेड प्रॉफिट क्या बन जाएगा? ये 116.2 जाकर आपने रिकॉर्ड कर, ये 116.2, और आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंप्लीट हो चुकी है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? साथ में उसने कहा था करेक्शन ऑफ एरर नोट भी बताना है आप लोगों ने, करेक्शन ऑफ एरर नोट। अब उसके लिए क्या है कि भाई मिस्टेक तो हो गई, तो आप देखें कि मैं अगर बात करूं 2018 की, तो 2018 में मेरे एसेट्स की वैल्यू में 30 का इंक्रीज आएगा, 190 पे रिकॉर्ड है।
220 में होना चाहिए था, तो मेरे एसिड्स में 30 का इंक्रीज आएगा। 2019 में मेरे एसिड्स में 62 का इंक्रीज आएगा, और 2020 मेरे एसिड्स की वैल्यू में 96.2 का इंक्रीज आएगा। ये बात समझ आ गई? इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर। तो ये तीनों वैल्यूज आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड करते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के तौर पर आएंगे। इन्होंने रिकॉर्ड की। अच्छा, एक और चीज, सारे ये पीपी तो नहीं है ना? पीपीई रिकॉर्ड किया हुआ था, पीपीई डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्रीज आएगा, यही तो एरर था। तो सिर्फ वैल्यू का फर्क नहीं है, हम लोगों ने इसको नहीं देखना, हम लोगों ने कहना है कि भाई पीपीई डिक्रीज कर दो। अब देखो 2018 की बैलेंस शीट में वो रिकॉर्ड कितने से है? 190 से पीपी डिक्रीज करोगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज करोगे। 2019 में पीपी डिक्रीज करोगे 180 से, और 242 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज करोगे, और 170 से पीपी डिक्रीज करोगे, और 266.2 से इसको इंक्रीज करोगे। ऐसी कोई बात की इधर? इसने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिख दिया 242 एंड 220। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। ये जो 220 एंड 242 ये जाकर उसने रिकॉर्ड कर 18 19, हालांकि ये 2020 के लिए भी लिख सकता था, और वो वैल्यू आ जाती 266.2 की। उसके बाद देखें उसने कहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डिक्रीज आएगा 190 180, हालांकि यहाँ पर आप 220 भी लिख सकते हो 2020, तो ये 2020 की वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। फिर हमारे पास आ गया इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग में इंक्रीज कितने का आ रहा है हमारे पास? 30 एंड 62 का। तो ये 30 एंड 62 जाके रिकॉर्ड किया। इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एक तो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो रहा है 2019 के अंदर। फिर इंक्रीज इन फेयर वैल्यू गेन आ रहा है 22 का। इंक्रीज इन प्रॉफिट हमारे पास इन टोटल आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके 32 का। एनी प्रॉब्लम? सबको क्लियर? अच्छा, ये चीज आप इधर 2018 के लिए भी लिख सकते हैं, अपने पास ये लिख लें 10 एंड 20 इज इक्वल टू 30, इस तरह से इसको रिकॉर्ड कर। बात क्लियर? एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन की समझ आ गई सब बच्चों को? जो सवाल है उसमें तो वो कहते हैं 2020 करो, तो हम तो 18 और 19 कर रहे हैं, कंपैरेटिव कर रहे हैं, करंट की तो कर ही नहीं रहे सॉल्यूशन के पार्ट। वो चेंजेस इन इक्विटी का नहीं कहा उसने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट extract of the financial statement for the year end 31st December 2020 in accordance with IFRS correction of error note, साथ में retained earning column। तो ये उसने जाके ना 31st December 2020 के लिए किया है। और ये जो चेंज आया था ये किस दिन आया था? On 31st December 2020 tenant vacated the building and ZL decided to transfer its head office to such a building। अच्छा, जब इधर आप लोग पहुंचेंगे ना 2020 के लिए, आपने इसको कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करना है कि आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये जो आपके पास है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो आपके पास बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं रहना, क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुका है उसमें। ओके। और पीपी जाकर आपने रिकॉर्ड कर देना है, और पीपी की रिकॉर्डिंग का मेथड हमारे पास क्या होता था कि जो फेयर वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो हमारी पीपी की कॉस्ट बन जाएगी। ओके, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई है? 31st दिसंबर 2020 को उसको अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड नहीं करना, इसीलिए यहाँ पर ना उसने कोई वैल्यू मेंशन नहीं की, क्योंकि ये ट्रांसफर हो चुकी है और अब ये कंपनी के यूज में आ चुकी है। तो उसने बन जाना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और जो फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई हो, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, वो पीपीई की कॉस्ट कंसीडर हो जाएगा। ओके ओके। इन्होंने करंट ईयर को डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम लोग कर सकते हैं करंट ईयर को डिस्कस।
चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। आपने सॉल्व की थी एग्जाम्पल नंबर 14। अच्छा इसमें देखें, कहते हैं डियर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर, द कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। चलें जल्दी से मुझे एग्जांपल नंबर 14 सॉल्व करके दें। शाबाश, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएं। आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया? अच्छा देखें, अब इसी के साथ साथ आगे सेट के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी हमारा रिवाइज हो जाता है, बल्कि उससे ज्यादा एडवांस लेवल के साथ रिवाइज हो जाता है जितना हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें आप लोगों को डाटा क्या कुछ गिवन था वो हमारे पास है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, डैफोडिल्स लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने 15, 16, 17 के लिए डाटा प्रोवाइड किया। नेट प्रॉफिट्स हर साल के लिए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एंड फाइनल कैश डिविडेंड फॉर द ईयर 2015। लेकिन रिकॉर्ड होगा 2016 में। डिटेल्स ऑफ शेयर इश्यूज, 25% right share were issued on 1st May 2000। अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है हमारा? 31 दिसंबर। तो ये हमारे पास 2016 में रिकॉर्डिंग होगी एट ₹18 पर शेयर। A bonus issue of 10% was made on 1st April 2017 as final dividend for 2016। 50 million right shares were issued on 1st July 2017, ₹15. A bonus issue of 15% was made on 1st September 2017 as interim dividend। The next one is, कहते हैं after preparing draft financial statement, it was discovered that depreciation on a plant costing ₹700 million has been charged at the rate 25% under reducing balance method from the date of commencement of manufacturing। और वो क्या थी? However, the plant was available for use on 1st Feb 2014। अब ये क्या हुआ? डेप्रिसिएशन ऑन अ प्लांट कॉस्टिंग, प्लांट की कॉस्ट 700 मिलियन है, उसको डेप्रिशिएट किया गया एट द रेट ऑफ 25%। लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज की गई 1 जुलाई से, जबकि चार्ज होनी थी 1 फेब से। और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसकी वजह से फिर 2015, 2016 की डेप्रिसिएशन भी गलत हो चुकी है। अगर ये होता ना स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो फिर इसका इंपैक्ट 15, 16 पर नहीं जाना था। मेरी बात समझ आई है? डेप्रिसिएशन के 2014 में गलत हो जाने की वजह से WDV गलत। जब WDV गलत तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी गलत हो गया है। आपने उनको भी ठीक करना था। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता फिर इसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर के ऊपर नहीं जाना था। अब देखें, साथ में आपको बताया शेयर कैपिटल एंड रिवर्स क्या रिजर्व एज एट 31 दिसंबर, और वो 2014 एंड 15 के लिए हमें बताया। अच्छा हम लोग वर्किंग किसके लिए कर रहे हैं? 2017। कंपैरेटिव भी स्टार्ट करूं तो मैं क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से जाके करूंगा? 1 जनवरी 2016। और 1 जनवरी 2016 का बैलेंस मुझे कहां से मिलेगा? 31 दिसंबर 2015। तो मैंने ना ये वाले बैलेंसेस पिक करने हैं, इन बैलेंसेस को नहीं लेना। अच्छा अब अगर आप लोग याद करें ना, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। सिर्फ फर्क क्या था कि वहां पर ना हम लोगों ने इस पॉइंट को ओमिट कर दिया था। डैफोडिल्स लिमिटेड का ही क्वेश्चन था, सिर्फ क्या फर्क था कि वहां पर पॉइंट नंबर 2 नहीं था हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि ISA पढ़ा हुआ नहीं था हमने। ऑलराइट, अब सिर्फ ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। अच्छा क्वेश्चन का स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। अपने पास क्या क्या चीजें लिखनी है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखेंगे, जर्नल रिजर्व लिखेंगे, रिटेन अर्निंग लिखेंगे एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखेंगे। गॉट इट? और
साथ में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने शेयर प्रीमियम के लिए भी एक कॉलम छोड़ना है, क्योंकि आप एक मरतबा जो हमने राइट शेयर इशू कर रहे थे एट द रेट ऑफ 18 कर रहे थे, ऐसे ही है ना, जबकि आपके पास शेयर की पार वैल्यू कितनी है, तो शेयर प्रीमियम आएगा। अब ओपनिंग में नहीं है लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड उसने आना है। अच्छा, जैसे ही आप लोग इनके लिए जगह छोड़ेंगे, ये देखें, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, ओपनिंग एज इट इज लिख देना जैसे आप लोगों को गिवन है, 1600, 100, 50, 1430 एंड 49, चाहे इनमें किसी किस्म का कोई एरर ही क्यों नहीं है, जो गिवन है आपने पहले वो लिखना है। उसके बाद आकर आपने इनको ठीक करना है। अब जब ठीक करने की बारी आएगी तो फिर आप यहां पर देखें, पॉइंट नंबर 2 को ही लेकर आए। अब पॉइंट नंबर 2 के लिए पहले जो रॉन्ग कैलकुलेशन होती है ना, उसके मुताबिक आप चलते जाएं। मतलब उसने क्या किया, 700 की कॉस्ट एट द रेट ऑफ 25% फ्रॉम 1 जुलाई, तो 6 मंथ्स के लिए उसने इसको डेप्रिशिएट किया होगा। तो 700 multiplied by 25% multiplied by 6 by 12 and the value is 1 July to 31 December, accounting year end 31 दिसंबर, तो 6 मंथ के लिए उसने डेप्रिशिएट किया है ना। करेक्ट किस तरह होना है अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, अभी मैं ये देख रहा हूं उसने क्या किया, तो उसने ये कुछ किया था। तो 700 मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12 उसने किया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 87.5। तो WDV क्या आ गई हमारे पास, 6। हाँ, अब इसका 25%। अच्छा, ये काम हुआ था 2014, ये 14 का एंड आ गया, उसके बाद 15 का एंड आएगा, डेप्रिसिएशन 612.5 मल्टीप्लाइड बाय 25%, 153.125। तो आपके पास इसकी WDV क्या आ जाएगी 31 दिसंबर 2015 पे 459.375। ऑलराइट। अच्छा, अब हमने जाना कहां तक है, 2017 तक। अब देखें डेप्रिसिएशन इसका 25%, 114.84। तो 2016 के एंड पर इसकी WDV 344.535। अब इसका 25% 30.133, ये लेस किया, तो 17 के एंड पर WDV ऑलराइट, ये बात क्लियर। अच्छा, ये उसने किया हुआ था, अगर हम करते तो हमने किस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग करनी थी, 700। अब मिस्टेक फर्स्ट पॉइंट पे ही हो गई थी, अब वही मिस्टेक आगे कैरी फॉरवर्ड होती गई। अब 700 मल्टीप्लाइड बाय 25% एंड मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 12 होना था। तो करें जरा 11 बाय 12, 160 WDV 539.58। अब इसका 25% 895। अब इसके लिए WDV 404.685, इसका 25%, हाँ जी 303.515 जी 878 and the WDV is 27.636। अब हम लोग ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बना रहे, तो इसीलिए WDV में क्या चेंज है मुझे ये बताने की जरूरत है।
मेरा फोकस है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पर, और इक्विटी पर है तो रिटेन अर्निंग्स, और रिटेन अर्निंग्स पर है तो मैंने प्रॉफिट को देखनी है। तो मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने सिर्फ उसमें इंक्रीज डिक्रीज देखना है। तो आप लोग देखें 87.5 का डेप्रिसिएशन चार्ज की गई, जबकि होनी कितने की थी 160.416। तो देखिए ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी। कितना डिफरेंस आ रहा है ये फॉर द ईयर 2014 के लिए देखें तो अगर मैं कितना डिफरेंस आया 72.92। डेप्रिसिएशन चार्ज करूं तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डिक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर। फिर 2015 की बात करें तो 153 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, 134 की करनी थी, तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज है। डिफरेंस कितना है 18.23। अब डेप्रिसिएशन कम चार्ज करूंगा तो प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, 2015 का प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। फिर 2016 की बात करें तो 86 एंड 75 ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज है, कितनी अमाउंट से 13.67। अब कम करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, ऐड कर देंगे 17 में जाएंगे तो फिर गलत सही बता रहे हैं ना, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 10.23, और यहां पर भी ऐड करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब आपको ना कुछ प्रॉफिट्स गिवन थे 2015 16 17 के प्रॉफिट्स गिवन। 15 के प्रॉफिट में कितने का इंक्रीज आ जाएगा 18.23 का। 15 के प्रॉफिट्स में कितने का इंक्रीज आ जाएगा 18.23। 2016 के प्रॉफिट में कितने का इंक्रीज आएगा 13.67। क्लियर। और 2017 के प्रॉफिट में कितने का इंक्रीज आएगा 10.23। ऐसा ही है 25। ये बात क्लियर। अच्छा ये तो प्रॉफिट रीस्टेट हो गए, लेकिन इसका इंपैक्ट रिटेन अर्निंग्स पे भी जाना है। रिटेन अर्निंग पे जाना है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। 2014 की रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो जाएंगे बाय 72.15 की रिटेन अर्निंग्स 72.92 के साथ नेगेटिव साइन प्लस 18.23 होंगी डिक्रीज, लेकिन जी नेक्स्ट इसमें ऐड करते हैं 13.67 41.02 और इसमें ऐड कर रहे हैं 10.23 जी। ओके अच्छा अब मैंने बैलेंस कहां से स्टार्ट लिया था 31 दिसंबर 2015 और इसकी रिटेन अर्निंग क्या थी, तो इसकी रिटेन अर्निंग में कितने का चेंज है, तो इसमें से लेस कर दो 54 पॉइंट। अब ये ऑटोमेटिकली 15 का प्रॉफिट और 14 के प्रॉफिट का इंपैक्ट चला गया इसके बाद। ओके आपने 1430 में से लेस कर देना है 54.69। ये देखें ये वैल्यू आ गई, तो आपके पास ये रीस्टेटेड बैलेंसेस आ गए। एनी प्रॉब्लम। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शुरू हो गए, IS8 खत्म हो गया। इसमें क्या था सबसे पहली चीज, अब हम लोग मौजूद हैं इन ईयर 2016 में 2016 में। तो 2016 में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहली चीज 15 का फाइनल कैश डिविडेंड आएगा
7.5%। तो सबसे पहले आप लोगों ने 7.5% लेना है किसका? 1600 का 7.5%। कैश डिविडेंड है तो रिटेन अर्निंग में से लेस कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने राइट इशू किए फर्स्ट पॉइंट इन 2016 एट ₹18 25%। तो 1600 डिवाइडेड बाय 10 करें तो नंबर ऑफ शेयर्स बन रहे हैं 160। 160 का 25% लें तो बनता है 40। 40 मल्टीप्लाइड बाय 8 करें तो 320 शेयर प्रीमियम एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 करें तो 400 शेयर कैपिटल। ये बात अब समझ आ गई होगी आप सब बच्चों को। साथ में अब इसके अलावा और कोई ऐसा चेंज नहीं था। प्रॉफिट फॉर द ईयर लेकर आएंगे, लेकिन जो प्रॉफिट आपके पास गिवन था उसकी वैल्यू थी हमारे पास 3/8, लेकिन इसमें ऐड करेंगे 13.67। तो रीस्टेटेड प्रॉफिट कितना बन जाएगा इसका? ये आप लोगों ने आके रिकॉर्ड कर दिया। फिर क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया था कि आपने ट्रांसफर कितना करना है। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है इन 2016? 49 का। तो 49 रिटेन अर्निंग में ऐड कर देंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस कर देंगे तो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो जाएगा। गॉट इट? और आपको ये बैलेंसेस मिल गए। अब जैसे ही 31 दिसंबर 2016 पर पहुंचे तो सबसे पहली चीज आ जाती है आपके पास बोनस डिविडेंड फॉर द ईयर 2016 10%। तो बोनस डिविडेंड है आपके पास 2000 का 10%, 200 शेयर कैपिटल में ऐड होगा रिटेन अर्निंग से लेस। फिर आपने 50 मिलियन नंबर ऑफ शेयर इशू किए। 50 मिलियन। अब यहां पर देखें राइट इशू था, देखें 50 मिलियन है तो 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 500 शेयर कैपिटल के पास तो गया। राइट इशू है लेकिन कितने पर? तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 250। ये चला जाएगा आपके पास शेयर प्रीमियम के पास। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, फिर आपसे कहा गया था इंटरिम बोनस डिविडेंड 15%। अब ये जो 15% आपने देना है वो 15% इस अमाउंट का देना है 2700 का। 2700 का 15% आपने दिया तो वो वैल्यू आपको मिल गई 405। अब ये डिविडेंड है तो रिटेन अर्निंग में से लेस कर देंगे। फिर ये प्रॉफिट फॉर द ईयर रीस्टेटेड, ये गिवन था, ये एडिशन हुई इसमें। तो रीस्टेटेड प्रॉफिट और आप लोग जर्नल रिजर्व में आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं, यहां से मिला 1/2। अब जर्नल रिजर्व में आया तो रिटेन अर्निंग से लेस करेंगे और जर्नल रिजर्व में ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएंगे आपको क्लोजिंग बैलेंसेस। आई होप कि IAS 8 के साथ साथ आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का टॉपिक भी अच्छे तरीके से कवर हो गया। ऑलराइट, अब एग्जांपल नंबर 15 एक छोटी सी एग्जांपल है, अच्छे तरीके से जरा इसको सॉल्व कीजिएगा। 15 को 16 आपने सॉल्व करनी है एंड 17। इससे काफी सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, तो आपने इनके ऊपर जरा ठीक से टाइम इन्वेस्ट करना है ताकि आपका IAS 8 एंड मोस्टली जो अगर आप लोग देखें ना तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक्स वगैरह मौजूद हैं। वहां से रिटेन अर्निंग्स ठीक हो रही हैं, वहीं से प्रॉफिट्स वगैरह ठीक हो रहे हैं हमारे। तो ये तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा इस अंदाज से कि जैसे आप लोगों की एक रिवीजन हो गई है। ऑलराइट, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।